सकते हैं। मेरे भाई रेहान को गांव कस्बे घूमने का बहुत शौक है। वो एक क्राइम रिपोर्टर है, इसलिए वो गांव घूम फिर भी आते और कोई ना कोई कहानी या जराइम पेशा लोगों का भी पता लगा लेते। रेहान हर गांव में 10 दिन से कम ही गुजारते। इन थोड़े से दिन में वो सब मुशाहिदा कर लेते। गांव के अक्सर वडेरे भी इन्हें जानते थे। कुछ अरसे पहले वो बहावलपुर के एक गांव में जा पहुंचे। वहां के वडेरे ने इनकी काफी आवभगत की। रात को सोने के लिए वडेरा साईं अल्लाह बख्श की बैठक में बिस्तर लगवाया, मगर वहां बहुत गर्मी थी। रेहान ने कहा, क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ ताज़ा हवा और घुटन ना हो? साईं अल्लाह बख्श ने मुलाजिम से कहा, इनको मांझे के घर ले जाओ, कहना कि साईं का आदमी है। मांझे ने बड़ी खुश इखलाकी से मेरा इस्तकबाल किया। मांझे का घर काफी बड़ा था। आंगन में चीकू, शहतूत और आम वगैरह के दरख्त लगे हुए थे। एक तरफ गुलाब, चंबेली, मोतिया के पौधे लगे हुए थे, जिनकी भीनी भीनी खुशबू अच्छी लग रही थी। मांझे ने वहीं पलंग पर बिस्तर लगा दिया और पलंग के साथ पंखा चला दिया। साहब, आपको किसी चीज की जरूरत है? नहीं। तुम अकेले रहते हो? जी। वो मेरी बात सुनकर वहां से चला गया। मैं लेट गया। दरख्तों और पंखे की ठंडी हवा से मुझे नींद आने लगी। सफर की थकान अलग थी, मेरी आंख लग गई। मैं गहरी नींद में था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पलंग के पास कोई लड़की सिसक सिसक कर रो रही है। मैं उठकर बैठ गया। चारों तरफ नजर डाली तो कोई नजर न आया। मुझे वॉशरूम की हाजत महसूस हुई। मैं उठा, पूरे आंगन का चक्कर लगाया, मगर वॉशरूम नजर न आया। मैंने मांझे के कमरे की तरफ नजर दौड़ाई तो इसके कमरे से कुछ बड़बड़ाने की आवाजें आती महसूस हो रही थी। मैं आगे बढ़ा। मैंने खिड़की से कमरे की तरफ झांका तो देखा कि वो नीचे जमीन पर बैठा जोर जोर से किसी से लड़ रहा है। रेहान हैरान हो गया। कमरे में कोई नहीं है तो ये किससे लड़ रहा है? रेहान ने मांझे को आवाज दी, मांझे भाई। मांझा तेजी से बाहर आया। इसकी आंखें और चेहरा लाल अंगारा हो रहा था। रेहान इसको देखकर सहम गया। हाँ साहब, कुछ चाहिए आपको? नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है। ठीक है। कमरे के पीछे वॉशरूम था। वॉशरूम से फारिग होने के बाद वो दोबारा अपने पलंग पर जाकर लेट गया। नींद उड़ चुकी थी। मांझा फिर से कमरे में चला गया। फिर रेहान भी नींद की वादियों में चला गया। इसे यही महसूस हुआ कि कोई आसपास रो रहा है। इसने मोबाइल की रोशनी में चारों तरफ देखा तो कोई नजर न आया। वहम समझा शायद आसपास कोई बच्चा या बच्ची रो रही। फिर वो लेट गया। फिर इसे महसूस हुआ कोई पलंग के पास बैठा है और कह रही है, मुझे बचा लो, मुझे कैद से रिहा कर दो, मैं मांझे की कैद में हूँ। इससे मेरा लाल दुपट्टा ला दो, मेरी चुनरी ला दो। रेहान झटके से उठ गया। मोबाइल की टॉर्च को जलाया, कोई नजर न आया। इसने मोबाइल में टाइम देखा। रात का आधा पहर यानी 3 बज रहे थे। वो उठकर मोबाइल पर गेम खेलने लगा। इसने मांझे के कमरे की तरफ देखा। वो शायद सो चुका था क्योंकि इसके कमरे में अंधेरा हो रहा था। इसने अपने ऊपर आयतल कुर्सी का विर्द किया, चारों कुल पढ़कर फूंके। इसे डर तो लग रहा था, वो समझ भी रहा था जरूर यहाँ कोई आसेबी मामला है। यही समझते हुए वो उठ खड़ा हो गया और यूं घर का जायजा लेने लगा। इसे वहां कुछ नजर न आया, अलबत्ता इसे महसूस हो रहा था कि कोई इसके साथ चल रहा है। जब इसने पूरे घर में घूम फिर कर देख लिया तो इसने सोचा एक दफा मांझे के कमरे की तरफ नजर मार लूं। वो मांझे के कमरे की तरफ बढ़ा। इसने खिड़की से झांका। नाइट बल्ब चल रहा था। मांझा बेखबर सो रहा था, मगर एक लाल गोटे किनारे वाला दुपट्टा इसके इर्द गिर्द लिपटा हुआ था। रेहान अजीब कश्मकश में मुब्तला हो गया। वो फिर से अपनी जगह आकर बैठ गया। इसने घड़ी में टाइम देखा, 4 बजने वाले थे। इसने सोचा थोड़ी देर में अजान होने वाली है, अब मैं नमाज पढ़कर ही सोऊंगा। नमाज पढ़ने के बाद वो सो गया। सुबह चिड़ियों के चहचहाने और कोयल की कूक की आवाज से इसकी आंख खुल गई। सुबह का मंजर खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ परिंदों की आवाजें, गुलाब, चंबेली, मोतिया की भीनी भीनी खुशबू। आसपास से पराठों की खुशबू से इसे भूख भी महसूस होने लगी। वो उठकर बैठ गया। इतने में मांझा भी उठा और इसके पास आ गया। अरे साहब, आप उठ गए? मांझे, तुमने क्या साहब साहब लगा रखा है? तुम मेरे हम उम्र हो, हम आज से दोस्त हैं और तुम मेरे भाई हो। भाई, मांझे ने एक सरदा भरी। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप नहा धोकर फारिग हो जाएं, मैं आपके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाता हूँ। अरे यार, बाहर किसी होटल पर चलकर नाश्ता करते हैं। नहीं नहीं, नाश्ता मैं खुद बनाऊंगा। नाश्ता करने के बाद रेहान ने मांझे से पूछा, ये घर तुम्हारा है या किसी और का? नहीं रेहान, ये घर मेरा है।
मेरे वालिद फौज में थे, इसी गांव के रहने वाले थे, इसलिए इन्होंने यहाँ मकान खरीदकर नए सिरे से बनवाया। मेरी वालदा साहिबा को बागबानी का बड़ा शौक था। अब्बू ने इनके शौक को पूरा करने के लिए इतना बड़ा घर बनाया, फिर वो ख्यालों में खो गया। मगर मांझे, क्या तुम्हारे अम्मी अब्बू मर गए? सब मर गए, बहन, अम्मी, अब्बू। वो गमगीन सा हो गया। रेहान ने इसे तसल्ली दी और मजीद कुछ न पूछना मुनासिब समझा, क्योंकि वो बहुत दुखी हो गया था। इसने मांझे से कहा, मैं साईं के पास जा रहा हूँ, मुझे इनसे कुछ काम है और गांव की सैर भी करनी है। ठीक है, अगर कहें तो दोपहर का खाना बना दूं? अरे नहीं, मत बनाना, तुमने नाश्ता ही इतना अच्छा करा दिया है, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। शाम तक वो साईं के मुलाजिम के साथ रहा। जब थक गया तो इसने कहा, अब चलना है। कहाँ चलना है साहब? वडेरे साईं के घर नहीं, तुम मुझे मांझे के घर ही ले चलो। वो मांझे के घर आ गया। मांझे ने घर को साफ सुथरा किया हुआ था, आंगन में छिड़काव कर रखा था, जिसकी वजह से मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू दिलो दिमाग को अच्छी लग रही थी। मांझे ने रेहान के लिए जल्द से जल्द चारपाई बिछाई। अच्छा, थक गए होंगे आप, आराम करें, मगरिब के बाद खाना मेरे साथ नोश फरमाइएगा। अरे तुम तो बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हो। जी हाँ, मैंने बीए किया हुआ है और मैं इसके अलावा गांव के स्कूल में हेड मास्टर हूँ। वाह भाई, गुड। रेहान लेट गया। ठंडी ठंडी हवा में नींद आ गई। वैसे भी वो रात भर बेचैन रहा था, बेखबर सो गया। मगर वक्फे से इससे वही आवाज आती महसूस होती रही। मगर वो थकन से चूर था। मगरिब की अजान से पहले मांझे ने इसे उठाया। नमाज पढ़ लीजिए। वो दोनों मस्जिद से नमाज पढ़कर वापस आए। मांझे ने खाने के लिए पूछा। रेहान ने कहा, ले आओ। खाना बड़ा मजेदार था। चिकन का भुना हुआ गोश्त, दही का रायता, सलाद और हाथ की गरम गरम रोटी। अरे क्या ये सब कुछ तुमने खुद बनाया है? वो मुस्कुराया। बिल्कुल, और तो कोई नहीं इस घर में। रेहान ने इसे गौर से देखा। वो रेहान से नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था। दोनों ने मिलकर खाना खाया और बाहर वॉक करने चले गए। काफी टाइम वॉक करते रहे, इधर उधर की बातें करते हुए दोबारा घर आ गए। रेहान आंगन में लेटकर किताब पढ़ने लगा और मांझा अपने कमरे में चला गया। रेहान ने इससे कहा, तुम ताज़ा हवा में क्यों नहीं सोते? मुझे अपने कमरे में ही नींद आती है। मांझे ने जवाब दिया और अपने कमरे में चला गया। रेहान रात काफी देर तक किताब पढ़ता रहा। अचानक फिर इसे ऐसा लगा कि इसके पलंग के पास कोई लड़की बैठी रो रही है। मुझे बचा लो, इसने मुझे कैदी बनाया हुआ है, मैं बहुत बेचैन हूँ, मुझे बचा लो। वो उछल कर बैठ गया, कान लगाकर सुनने लगा कि आवाज किस तरफ से आ रही है। इसे महसूस हुआ जहाँ फूलों की क्यारी बनी हुई है, वहां से आवाज आ रही है। वो उठकर क्यारियों की तरफ चला गया, मगर वहां कोई नहीं था। मगर आवाज थोड़े थोड़े वक्फे से महसूस हो रही थी। आखिर वो भी क्राइम रिपोर्टर था। इसने भी तय कर लिया कि वो जरूर पता लगा कर रहेगा कि ये क्या माजरा है। वो मांझे के कमरे की तरफ बढ़ा। इसने खिड़की से झांककर कमरे का जायजा लिया। मांझा एक कोने में बैठा हुआ था। लाल चुनरी इसने ओढ़ रखी थी, जैसे कोई दुल्हन लाल दुपट्टा ओढ़कर बैठी हो। वो किसी से लड़ रहा था। तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। बहन, भाई, माँ बाप, मैं तुझे कभी आजाद नहीं करूंगा। तू कितनी भी माफी मांग ले, मैं हरगिज तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वैसे अब तू मेरी महबूबा है, मैं तुझसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। तुझे आजाद करके मैं कैसे जी पाऊंगा? रेहान ये मंजर देखकर हैरान हो गया। इसने मांझे को बेधड़क आवाज दे डाली, यार मांझे, यार मांझे। रेहान साहब, क्या बात है? वो कमरे से दौड़ता हुआ आया। रेहान ने इसे गौर से देखा। आंखें इसकी लाल अंगारे की तरह हो रही थी और चेहरा भी लाल सुर्ख हो रहा था। थोड़ी देर के लिए रेहान डर सा गया, मगर फौरी संभल गया। अरे मांझे यार, मैं अकेलापन महसूस कर रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी, मेरे पास आकर बैठ जाओ, थोड़ी गपशप करते हैं। रेहान ने मांझे की तरफ देखा, जो काफी बेसारी महसूस कर रहा था। वो आकर बैठ गया। अरे मांझे, आज तो बहुत गर्मी है। हाँ, मुझे भी महसूस हो रही है, हवा भी नहीं चल रही। कुछ ठंडा है तुम्हारे फ्रिज में? शायद कोल्ड ड्रिंक है, अगर नहीं है तो रूह अफ़ज़ा भी चलेगा, मगर हो ठंडा ठार। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो किचन में आ गए। फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक बहुत थोड़ी सी थी। इन्होंने रूह अफ़ज़ा निकाला और बहुत सा बर्फ पी। रेहान ने इधर उधर देखा। मांझा वॉशरूम की तरफ जा रहा था। मैं आता हूँ। ठीक है। इसी वक्त रेहान को एक तरकीब सूझी। इसने सोचा, अगर मांझे को नशे आवर गोली शरबत में मिलाकर दे दूं तो शायद कुछ राज का पता चल जाए। इसने देर करना मुनासिब न समझा और बैग से गोली निकाली और एक ग्लास में मिला दी। थोड़ी देर में मांझा आ गया और कहा,
यार मांझा, आज लगता है कि जैसे बारिश होने वाली है। काफी हब्स हो रहा है। लो ये शरबत पी लो और हाँ, तुम भी यहीं लेट जाओ। पंखा चल रहा है तो गर्मी कम लगेगी। अच्छा यार, आज मैं यहीं लेट जाता हूँ। वो कमरे से चारपाई ले आया। शायद मांझे को नशा चढ़ चुका था। यार बारिश हो रही है या नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं और मीना बारिश में नहा रहे हैं। मीना कौन? वो एक जिनजाती है जिसने मेरी बहन अम्मी अब्बू की जान ले ली। क्यों? ये बहुत बड़ी दास्तान है। क्या करोगे सुन के? सो जाओ। नहीं माँचे, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बताओ। मैंने बताया था ना, मेरे अब्बू फौजी थे। इन्होंने हमें बड़ी मेहनत से पढ़ाया। इन्हें अरमान था कि मैं भी फौज में जाऊं। अब्बू कभी कहीं होते, इसलिए अम्मी ने कहा कि एक जगह मकान बना लो ताकि बच्चे एक स्कूल में पढ़ सकें। अब्बू ने ये मकान ले लिया। ये मकान काफी बड़ा था मगर टूटा फूटा था। अब्बू ने इसको नए सिरे से बनाया। मेरी अम्मी ने इसको फूलों और फलों से सजाया, यानी फूलों और फलों के पौधे लगाए और हर तरह से इस घर को सजाया। चंद दिन बाद अम्मी बीमार रहने लगी। छोटी बहन को दौरे पड़ने लगे। अब्बू परेशान हो गए। अम्मी दिन ब दिन कमजोरी की तरफ बढ़ रही थी। बहन अलग बीमार थी। फिर अचानक बहन को दौरा पड़ा और उसकी कैफियत अजीब सी हो गई। हाथ पैर मुड़ गए, गर्दन ढलक गई और एक हिचकी ली और दम तोड़ दिया। अब्बू की लाडली बेटी इनसे जुदा हो गई। मेरी अम्मी इस गम में नीम पागल हो गई। ना वो रोती थी और ना वो किसी से बात करती थी। बस इन फूलों की क्यारी के पास बैठी रहती, अपने आप से बातें करती रहती। मोहल्ले के चंद बुजुर्गों ने बताया कि इस घर में आसे भी बला है। पहले भी इस वजह से लोग बेच कर चले गए हैं। मेरे अब्बू इन बातों पर यकीन नहीं रखते थे मगर मुझे शक था, इसलिए मैंने करीबी गांव के एक मौलवी से राब्ता किया, तमाम हकीकत बयान की। इन्होंने कहा मुझे तुम घर ले चलो, मगर इसके लिए अब्बू की इजाजत जरूरी थी। बड़ी मुश्किल से अब्बू को आमादा किया। मौलाना साहब घर में आए। उन्होंने घर के हर कोने का जायजा लिया। वो फूलों की क्यारी के पास आकर रुक गए और जोर जोर से जगह को सूंघने लगे। मेरी अम्मी इनको देखकर जोर जोर से रोने लगी। मेरी बेटी इन फूलों में दफन है। वो मुझसे रोज मिलती है। मेरी बेटी फूलों की शहजादी है। मैंने अम्मी को खामोश करने की कोशिश की मगर कुतुब साहब ने इशारे से मना किया और कहा कि इनको रोने दो। इस जगह ऐसा कुछ जरूर है जो ये महसूस करती हैं। ये मेरे बस का नहीं। यहाँ जरूर कोई आसेब का साया है। मैं एक आमिल का पता तुम्हें देता हूँ। वो पैसे तो लेगा मगर इसका काम सही होता है। मैं अब्बू से पूछकर उस आमिल के पास गया। इन्होंने तमाम बातें सुनने के बाद मुझसे कहा मैं बुध को घर में जाकर पढ़ाई करूंगा, फिर ही मालूम होगा कि क्या माजरा है। वैसे मुझे कुतुब साहब पर भरोसा है। इन्होंने ठीक ही कहा है। तुम ये चीजें मुझे बुध वाले दिन ला दो। मेरे आने से पहले ये चीजें घर में नहीं लेकर जाना। जब मैं घर में आऊं तो मुझे देना। उससे पहले ये चीजें तुम कहीं और रख देना। 12 अदद देसी अंडे, 10 लीमू, लाल ताज़ा हरी मिर्च और भी बहुत सी चीजें थी जो आमिल ने मुझे लाने को कहा। बुध वाले दिन मैं सुबह ये चीजें शहर से लेने चला गया। बड़ी मुश्किल से मैं ये चीजें जमा करके लाया। घर के रास्ते में मेरे दोस्त की दुकान थी, वहां चीजें रखकर घर आ गया। शाम होने से पहले मैं आमिल जी को लेने चला गया। वो मेरे साथ आए। इन्होंने तमाम चीजें मुझसे ले ली और पढ़ाई शुरू कर दी। अभी वो पढ़ाई कर रहे थे कि मेरी अम्मी ने चीखना शुरू कर दिया, मेरी बेटी को मत मारो, वो मर जाएगी। ये कहते कहते अम्मी बेहोश हो गई और वो भी दुनिया से चली गई। अब्बू अब बेटी को नहीं भूल पाए थे कि ये गम भी मिल गया। अब्बू को भी चुप सी लग गई। मैं अकेला था मगर मैंने फैसला कर लिया कि मैं जरूर अपने अब्बू, छोटे भाई और घर को बचा लूंगा। मैंने ये हालात देखते ही अपने छोटे भाई को कराची फुप्पो के पास भेज दिया ताकि इसे कुछ ना हो जाए। आमिर ने भी मुझसे वादा किया कि मैं तुम्हारे घर को बचाने और इस जिन साथी को काबू करने की पूरी कोशिश करूंगा। बहरहाल वो अपने साथ 2 शागिर्दों को भी लेते आए। इन्होंने मुझसे कहा ये चिल्ला 3 दिन का है। मैं इसको काबू करने की भरपूर कोशिश करता हूँ। तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। तुम चाहो तो अब्बू को भी घर से दूर भेज दो। मैंने अब्बू की बहुत खुशामद की मगर वो न माने। चिल्ला शुरू किया गया। पहले दिन ही वो जिन साथी सामने आ गई। ये सब जो तुम लोग कर रहे हो नुकसान उठाओगे। मैं इस क्यारी में रहती हूँ। मुझे तुम लोगों ने बेसुकून किया। यहाँ की जमीन को मस्मार करके मुझे तकलीफ पहुंचाई है। आमिर ने कहा तो तुमने जिस तरह इंतकाम लिया, तेरी सजा इससे बड़ी है। इनकी वालदा और बहन का क्या कसूर था? इनको तो नहीं मालूम था कि तू यहाँ रहती है। इन्होंने गुलाब और चंबेली मोतिया के फूल ही तो लगाए थे, कांटे तो नहीं बोए।
हम तुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सुबह फजर तक ये सिलसिला जारी रहा। मैंने नमाज पढ़ी, अब्बू कमरे से बाहर नहीं आए तो मुझे फिक्र लाहक हो गई। मैं कमरे में गया तो ये देखकर मेरी चीख निकल गई कि बेड पर अब्बू की लाश पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी असियत से गुजरे हैं। मेरी आवाज पर मोहल्ले वाले भी जाग गए। वडेरा अल्लाह बख्श ने मेरा बड़ा साथ दिया। मैंने अब्बू को भी खो दिया। अब मेरा मकसद सिर्फ इंतकाम था। मुझे इस जिनजादी से इंतकाम लेना था। मैंने आमिर से कहा, मैं सिर्फ इससे इंतकाम लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। जो भी करना होगा मैं करूँगा। ठीक है, तुम्हारा मैं साथ दूंगा हर तरह से। तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो। मैंने हाँ कर दी, मगर कुछ रकम अभी कुछ काम होने के बाद। मगर मैं ये बता दूं, इसमें जान का भी खतरा है। मुझे अपनी जान की अब कोई परवाह नहीं। सब कुछ मेरा खत्म हो चुका। आमिर ने दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दी। दूसरे दिन जिनजादी हमारे सामने थी। मैं दूर बैठा हुआ था। आमिर ने मुझे इशारे से बुलाया और बताया, सामने देखो। वो गुलाब के लाल लाल फूलों की तरफ मैंने देखा। एक खूबसूरत लड़की जिसने लाल सितारे, कोटे वाला लिबास और लाल बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ रखा था। वो बहुत ही हसीन लड़की थी। कुछ देर के लिए मैं गुमसुम हो गया। आमिर ने इससे पूछा, तुम यहाँ किस तरह आई? मैं अरसा दराज से इसी घर में रह रही हूँ। ये मेरा घर है, यहाँ मैं रहती हूँ। जो भी यहाँ आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। जहाँ मैं रहती हूँ इस जगह पे इन्होंने गोबर, गुलाब, चंबेली और मोतिया और दीगर पौधों से इस जगह को भर दिया। मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया है। मैंने गुस्से में ये सब किया। आमिर ने मुझसे पूछा, बताओ तुम क्या चाहते हो? इसे आजाद करना है तो तुम वहां पड़े पौधे उखाड़ फेंको और इस जमीन को दोबारा से साफ सुथरा कर दो। हरगिज नहीं, मैं ये सब नहीं करूंगा। मुझे इसे कैद करना है। आमिर ने कहा, कल आखिरी चिल्ला काटना है। तुम्हें इसे ऐसे काबू करना है कि मैं बताता हूँ तुम्हें। ये जो लाल दुपट्टा उड़ता है, ये दुपट्टा हवा में लहरता है। मैं तुम्हें एक तावीज दूंगा जिससे वो तुम्हें नजर आएगी, लेकिन तुम उसको नजर नहीं आओगे। तुम दरख्तों के पीछे छुप जाना। जैसे ही वो सामने आए, वो लहराती हुई चुनरी खींच लेना। बस वो तुम्हारे कब्जे में हो जाएगी। सारी उम्र तुम्हारे गुलाम बनेगी। जब तक तुम्हारे पास इसकी चुनरी है वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर मैं तुम्हें मुर्दे की ये हड्डी दूंगा और ये अंगूठी भी, जिसे तुम पहन के रखना। तावीज कभी मत उतारना। ये हड्डी इस जगह रखना जहाँ ये चुनरी को रखना होगा। वो जिनसादी कभी भी इसे हाथ नहीं लगा सकती। अगर जब तुम्हें इस पर रहम आ जाए तो इस चुनरी को इस मकाम पर दफन कर देना, तो वो आजाद हो जाएगी। मगर मुझे मीना से प्यार हो गया है। वो मेरे वजूद में बस गई है। वो मेरे घर का सारा काम करती है। ये खाना भी इसने पकाया है। वो एक बीवी की तरह मेरी खिदमत करती है। रेहान को तो पसीने आने लगे। माजा बोलते बोलते चारपाई पर ढेर हो गया, यानी बेखबर होकर सो गया। मगर डर की वजह से मेरी नींद गायब हो गई थी। मैं सुबह होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुबह हुई मैंने यहाँ से निकलना बेहतर समझा, मगर माजा उठकर बैठ गया। वो मुझे गौर से देखने लगा। मैंने बेहतर समझा कि इसे कोई शक न हो। अरे यार, तुम और मैं तो खूब सोए। यार, मुझे ऑफिस से फोन आया है, मुझे आज जाना है। तुम चाय ही पिला दो। वो चाय बनाकर लाया, मगर वो मुझे गौर से देखे जा रहा था। शायद वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसे अपना फोन नंबर, ऑफिस का पता दिया कि तुम जब कराची आओ तो मेरे पास जरूर मुझे मिलने आना। मैंने बहुत इसरार किया कि आना जरूर। इसने भाई का पता मुझे दे दिया कि आप मेरे भाई से जरूर मिलना। मैं कराची वापस आ गया। इस वाक़े को 7 बरस गुजर चुके हैं। मैं भूल नहीं पाता। मैं इंतजार करता रहा। शायद माजा, जिसका नाम माजिद था, मुझसे मिलने आए। मैं इसके भाई के पास गया। भाई मुझसे मिलकर खुश हुआ। जब मैंने माजे का पूछा तो वो रंजीदा हो गया। इनका इंतकाल हो गया। मैं उछल गया। कैसे? पता नहीं। मैं समझ गया जरूर इससे कोई ऐसा काम हुआ होगा कि इस जिनसादी ने इसे मार डाला। अब वो मकान खाली पड़ा है, वहां कोई नहीं रहता। काश माजा उस जिनसादी को काबू ना करता तो आज अपनी जान ना गंवाई होती उसने। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।